वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। हमारा पहला आर्टिकल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के ऊपर है। एमएसपी को लेकर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। 3 अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसके लिए एक बिल प्रपोज किया गया। 3 बिल प्रपोज किए गए। उसमें एक बिल है जिसमें एमएसपी सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा किसान जो फार्मर्स हैं और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉन्शियस हैं, कंसर्न भी हैं। जो फार्मर्स हैं उनका आरोप यह है कि ये 3 के तीनों कानून प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इससे जो कन्वेंशनल सिस्टम है एपीएमसी मंडीज का, कृषि मंडीज का, वो प्रभावित हो जाएगा। इन कानूनों में से एक कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी फार्मर्स के साथ पहले ही डील कर सकती है, फसल पैदा होने के पहले ही, कि फसल पैदा हो जाने के बाद वो उसे किस रेट पर खरीदेंगे। सरकार का यह मानना है कि इससे फार्मर्स को फायदा होगा, मार्केट कॉम्पिटिटिव बनेगा और किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन फार्मर्स का कंसर्न यह है कि आने वाले समय में हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स ये जो कृषि का क्षेत्र है, फार्मिंग सेक्टर है, इसे डोमिनेट कर जाएं और उन्हें कम प्राइस मिलने लग जाए, मतलब एमएसपी से भी कम प्राइस। तो यहां पर फार्मर्स की डिमांड यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो फसल के पैदा हो जाने के बाद इतने दाम में इस फसल को खरीदेंगे, वो दाम बाई लॉ एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम अभी लॉ में नहीं किया गया है, जिसकी डिमांड चल रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रैक्टिकली फार्मर्स का यह मानना है कि धीमे धीमे एमएसपी का सिस्टम ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यह पूरा कंसर्न अभी एमएसपी के ऊपर चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है किसी भी फसल के लिए, उसका 1.5 टाइम्स होता है, 1.5 गुना होता है। ये वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फार्मर्स को उनकी फसलों के लिए जरूर मिले, उनकी क्रॉप्स के लिए जरूर मिले। इसे सोविंग सीजन के पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हम इतना देने वाले हैं जो भी फसल उगेगी, जिन भी फसलों के लिए इस एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। एमएसपी देखिए पहले कैसे डिक्लेयर किया जाता था। डिक्लेयर करने वाली जो एंटिटी है वो है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर करते हैं। पहले जब डिक्लेयर किया जाता था तो डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखा जाता था। मार्केट में किसी फसल का प्राइस कैसे चल रहा है, फसल को अगर ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाता था। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका भी ध्यान रखा जाता था। इन सभी कैलकुलेशंस को संज्ञान में लेकर CACP एमएसपी डिक्लेयर कर देती थी। लेकिन 2018-19 में जो स्वामीनाथन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2006 में, उसको संज्ञान में लेकर यह डिक्लेयर किया गया कि अब एमएसपी जो इनपुट कॉस्ट है, जितने में फसल को उगाया जाता है, उसकी कम से कम 1.5 टाइम्स होगी प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो इसके बाद CACP का काम बहुत आसान हो गया। अब उन्हें इतने सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखना होता जिनकी अभी हमने चर्चा की। अब उन्हें सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि आखिर प्रोडक्शन कॉस्ट है कितनी। प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई उसका वो 1.5 टाइम्स करके एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं। अगर किसी फसल को 1 केजी उगाने में 10 रुपए का खर्च आया है तो एमएसपी 15 रुपए होगा। यही प्रावधान अब कर दिया गया है। अब देखिए एमएसपी को डिक्लेयर करने के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने 3 तरीके बताए थे कि हम 3 तरीकों से एमएसपी को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो था A2, दूसरा था A2 प्लस FL और तीसरा था C2। A2 का मतलब है इनपुट कॉस्ट। इनपुट कई तरीके की आती है। जब भी किसी फसल को उगाया जाता है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर को हायर किया जाता है, इन सभी, फ्यूल, इरिगेशन, इन सभी पे जो खर्चा आता है इसे इनपुट कॉस्ट कहा जाता है। तो ये जो खर्चा आया है इसका 1.5 टाइम्स एमएसपी होना चाहिए। यह है A2। जो मैकेनिज्म A2 प्लस FL का है, अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल सब कुछ हायर करके ही खेतों में फसलें उग जाती हैं। किसान और किसान का परिवार दिन रात मेहनत करता है उस खेत में, तो उनकी जो मेहनत होती है उसे भी अगर ऐड कर लिया जाए, यहां पर FL का मतलब है फैमिली लेबर, तो उसे उसका भी तो कुछ वैल्यूएशन होना चाहिए। तो A2 में जब FL यानी कि फैमिली लेबर को भी ऐड कर दिया जाता है
तो इसे A2+FL मैकेनिज्म कहा जाता है, मतलब उनके लेबर कॉस्ट को ऐड करके तब आप एमएसपी डिक्लेयर करिए। और तीसरा है C2। देखिए जो पॉपुलर मैकेनिज्म है वो A2+FL है, लेकिन जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है वो C2 है, ऐसा स्वामीनाथन कमेटी ने भी माना था। इसे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मैकेनिज्म भी बोला जाता है। यहां पे ये कहा जाता है कई बार फार्मर्स अपनी लैंड पे नहीं किसी और की लैंड पर लीज पे लेकर किसानी कर रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं। कई बार वो कुछ पैसे लेते हैं उधार या फिर बैंक से ऋण लेते हैं ताकि वो खेती कर सकें, उसका उनको ब्याज देना पड़ता है, लीज्ड लैंड पर रेंट देना पड़ता है। तो C2 में A2+FL के अलावा ये भी जोड़ दिया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अभी जो लार्जर सिनेरियो में कैलकुलेशन होता है वो A2+FL पे होता है, जबकि डिमांड C2 की है। तो ये तो आपने एमएसपी का मैकेनिज्म समझ लिया। अगर सीएससीपी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर्स वेलफेयर के तहत ये काम करती है। 1 जनवरी 1965 को स्टैब्लिश की गई थी। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आर्ट पार्क के बारे में है। एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क बेंगलुरु में भी सेटअप किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। देखिए ये एक प्रकार का नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है आर्ट पार्क। इसे दो लोगों ने मिलकर स्टैब्लिश किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में। इन्हें सपोर्ट मिला है एआई फाउंड्री का, जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल में इसे पूरे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। एआई फाउंड्री एक वेंचर है लीफ फ्रॉग एआई का, बस इतना जानते रहिए। देखिए ये प्रोग्राम पूरा फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। इसी मिशन के तहत इस पूरे प्रोग्राम को फंडिंग दी जा रही है, आर्ट पार्क के इस मैकेनिज्म को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो बिल्कुल सिंपल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, रोबोटिक्स में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स में डेवलपमेंट्स करने हैं जिससे कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, पॉजिटिव प्रभाव, हम पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकें। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, इन सभी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया जा सके, उसके लिए बढ़ावा दिया जाए। अगला आर्टिकल वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के बारे में है। WTO ने इसे अभी हाल ही में रिलीज किया है। टाइटल था वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 गवर्नमेंट पॉलिसीज टू प्रमोट इनोवेशन इन द डिजिटल एज। ये पूरा टाइटल है। देखिए ये एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज की जाती है। 2003 से ही WTO इसे रिलीज कर रहा है ताकि ट्रेड में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेड में कई सारी कंट्रीज क्या पॉलिसीज बना रही हैं और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम कैसा चल रहा है, कई सारे देश आपस में कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इन सभी को एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। 2020 का ये जो रिपोर्ट है इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को फोकस किया गया, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से डिजिटाइज हो रही है, डिजिटल मीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड के आने के बाद तो ये डिजिटाइजेशन और भी ज्यादा हो गया है। इसी बात को संज्ञान में लेकर रिपोर्ट तैयार की गई। क्या निकल कर आया? ये देखा गया कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद डिजिटल इनोवेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है ई कॉमर्स में, जहां पर कई सारी कंट्रीज पॉलिसीज बना रही हैं ताकि इनोवेशन को ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके। डिजिटल इकोनॉमी में जो ट्रांजिशन देखा जा रहा है वो काफी तेज है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों होंगे। पॉजिटिव तो ये होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, नया मार्केट क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से हम ट्रेड में इन्फ्यूज कर पाएंगे, उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। निगेटिव इम्पैक्ट्स ये हो सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होगा। जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो अब डिजिटल एरेना में इन्वेस्टमेंट होने लग जाएगा, और इससे कई बार अनफेयर कंपटीशन भी हो सकता है। कोई ऐसा प्लेयर होगा जो पूरा मार्केट डोमिनेट कर लेगा और सारा फायदा ले जाएगा, तो इस तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल रोड मैप ऑन इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग के बारे में है। देखिए अभी हाल ही में कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि यूनियन मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने, कि क्या हम टेक्निकल एजुकेशन को मदर टंग में दे सकते हैं। 1 महीने का समय दिया गया और कहा गया एनालाइज करके बताइए। इसके जो चेयरमैन हैं वो हायर एजुकेशन के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी अमित खरे, उन्हें बनाया गया है। उन्हें कहा गया कि क्या स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ, इसी भी मदर टंग में सीख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। अभी तक ये लार्जली इंग्लिश में कोर्सेज कवर करवाए जाते हैं, तो मदर टंग में इसका क्या स्कोप है, इसे एनालाइज करने का काम अमित खरे टास्क फोर्स को दिया गया है। मैंडेट यही है कि टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग में कैसे दी जाए। फंक्शन इनका ये होगा कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट
सबमिट करें वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके। एक और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है शिक्षा पर्व इनिशिएटिव के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक पूरा इनिशिएटिव है जिसमें टीचर्स को फैसिलिटेट किया जाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो उसके लिए अच्छी तरीके से काम कर सकें। इस इनिशिएटिव के तहत सीरीज ऑफ वेबिनार्स आयोजित किए गए हैं कि एनईपी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के बारे में है। अब नाम से स्पष्ट है कि ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है। किसके लिए है? इंश्योरेंस के लिए है। सुपरवाइजर है मतलब सुपरविजन करेंगे कि बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA को अभी मेंबरशिप मिल गई है। किसकी? IAIS की, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स की। अब ये IAIS है क्या? देखिए, एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरियस इंश्योरेंस स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी इच्छा से जाकर इसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये 200 जुरिस्डिक्शन में फैला हुआ है, मतलब इसमें देश और जो सेमी ऑटोनोमस टेरिटरीज है वो सब आ जाती हैं। 97% जो दुनिया का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप में कवर हो जाता है। 1994 में इसे फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बेसेल में है। यहां पर इनका देखिए काम ये है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट करें, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स और जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है, ताकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो थ्राइविंग बना रहे, बढ़िया तरीके से उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम चलता रहे। ये देखिए एक फोरम प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर वेरियस स्टेक होल्डर्स जो इंश्योरेंस मार्केट से जुड़े हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण है। इसीलिए G20 के लीडर्स अक्सर इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल करते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैं वो भी इसका जिक्र करती रहती हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में है। WHO ने अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया है। क्या निकल कर आया? निकल के ये आया कि इंडिया काफी बढ़िया काम कर रहा है। देखिए, इंडिया कुछ ऐसे देशों में शामिल है जहां पर मलेरिया का बर्डन बहुत ज्यादा है। तो इंडिया काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहा है एज पर दिस रिपोर्ट। 2019 में 2018 की तुलना में 17.6% केसेस कम आए, मतलब कि हमने अच्छा काम किया। जो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस है, API का मतलब पहले बता देता हूं। देखिए, API का मतलब ये होता है कि पर 1000 पॉपुलेशन में पर ईयर में कितने नए इंफेक्शन के केसेस आ रहे हैं, ये मतलब होता है API का। API भी कम हुआ है 2017 की तुलना में। 2018 में 27.6% API कम हुआ था, और 2018 की तुलना में 2019 में ये जो API है ये 18.4% कम हुआ है। तो 17 की तुलना में 18 में 27.6% और 18 की तुलना में 19 में 18.4% API गिरा, मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, मलेरिया का कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, लेकिन ये फैलता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मच्छरों से। वो इसको स्प्रेड करते हैं। 4 तरीके के पैरासाइट्स हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, P. विवेक्स, P. ओवले और P. मलेरियाई। एक और है P. नोलेसी। ये देखिए मलेरिया का टाइप है जो मकॉक्स, जो बंदर की एक प्रजाति होती है, उसे इन्फेक्ट करता है, और कई बार ये बंदरों से इंसानों में भी फैल जाता है। मतलब एक प्रकार का जोनोटिक मलेरिया है। कोई भी ऐसी बीमारी जो किसी जानवर से इंसान को हो जाए उसे जोनोटिक कहा जाता है। यहां पर देखिए सिम्टम्स: बहुत तेजी से सर्दी लगती है, फीवर और स्वेटिंग होने लगती है। कुछ हफ्तों के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे को 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टेट में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो 3 डे फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के। 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो बिहार के विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी का सुल्तानगंज और कहालगांव के बीच में ये माइग्रेटरी बर्ड्स का हब है। यहाँ पर देखिए इस पूरे इनिशिएटिव में बर्ड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की बात की गई, उनके टैगिंग का भी पूरा मैकेनिज्म स्प्रेड करने की कोशिश की गई, जिसे रिंगिंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इसमें बर्ड्स को पहले जाल में फंसाया जाता है, फिर उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है। वो प्लास्टिक टैग हो सकता है, मेटल टैग हो सकता है। उसमें एक नंबर होता है जिसके जरिए
दुनिया भर के जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताइए। एमएसपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कैलकुलेट करता है। अमित खरे टास्क फोर्स डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स 1994 में फाउंड हुआ, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कॉज होता है। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करिएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।